अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्दू स्टोरीज़ बाय इशाल सलमान पे आप सबको खुशामदीद। आज कहानी है लंबे बालों वाली एक लड़की की। लंबे बाल भला किसे पसंद ना होंगे, मगर लंबे बालों वाली लड़की पुरस्कार भी हो सकती है, ज़रा बचकर। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबे बालों वाली लड़की, एक रूह की सच्ची डरावनी कहानी। उसने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर झांका। सामने नजर आने वाले मंजर को देखते ही उसे झुरझुरी सी आ गई। चांद की हल्की सी रोशनी में रिहायशी इलाके में मौजूद एक प्लाट पर कायम वो छोटा सा कब्रिस्तान बहुत अजीब लग रहा था। रुमैसा ने घबराकर खिड़की का पर्दा यकदम छोड़ दिया। वैसे भी आज नवीद की नाइट ड्यूटी थी। ऐसे में घर की तन्हाई और कुछ देर पहले देखा गया मंजर उसकी घबराहट में मजीद इजाफा कर गया। उसने घड़ी पे टाइम देखा, अभी सिर्फ 12 बजे थे। आज माला वॉक करने ऊपर ना आई थी, वरना उसका वक्त अच्छा गुजर जाता। वैसे भी जब से सर्द मौसम की अंधेरी रातें शुरू हुई थी, माला ऊपर कम कम ही आती थी, क्योंकि उसे सर्दियाँ कुछ खास पसंद नहीं थी। है तो ये हैरत की बात, जबकि रुमैसा तो इस सर्द मौसम की दीवानी थी। कुछ देर बिस्तर पर बैठकर उसका खौफ कदरे कम हुआ। उसने कमरे से निकलकर बाहर झांका तो अम्मा हाजरा अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। रुमैसा ने कॉफी मेकर निकाला, लाउंज में रखा, टीवी चलाया। टीवी की आवाज ने घर में फैली खामोशी को खत्म कर दिया। वो निहायत इत्मीनान के साथ कॉफी बनाकर टीवी के सामने आन बैठी, जहाँ कोई टॉक शो चल रहा था। टीवी देखते देखते उसे वक्त का पता ही नहीं चला और वो वहीं सोफे पे लम्बलेट हो गई। रुमैसा की 6 माह कबल शादी हुई थी और वो रुखसत होकर नवीद आलम के उस फ्लैट में रह रही थी, क्योंकि उसकी अपनी सास अपने बड़े बेटे के पास लंदन रहती थी, जबकि नवीद महकमा गवर्नमेंट का एक आला सरकारी ऑफिसर था, जिसके बायस वो अपनी नौकरी छोड़कर लंदन जाने पर आमादा न था। यही सबब था वो अपना आबाई घर किराए पर देकर खुद यहाँ शहर के एक महंगे इलाके के लग्जरी फ्लैट में रिहाइश पजीर थे, जहाँ रुमैसा को और तो कोई मसला न था सिवाय इस खाली फ्लैट के, जो कि उसके बेडरूम के खिड़की के ऐन सामने था। उस प्लॉट के चारों तरफ बाउंड्री वॉल के अलावा एक बड़ा सा गेट भी था। उस प्लॉट के अंदर छोटी छोटी कब्रें थीं। अम्मा हाजरा ने बताया था कि ये हिंदुओं का कदीमी कब्रिस्तान है। चूँकि ये इलाका पहले आबाद न था, लिहाजा कब्रिस्तान बना दिया गया, मगर वक्त और ज़रूरत के साथ बढ़ती हुई आबादी की वजह से कब्रिस्तान के आसपास कई मंजिला अमारात बन गई। मगर इस प्लॉट पर मौजूद कब्रिस्तान आज भी जूं का तू मौजूद था। ये कब्रिस्तान कम से कम रुमैसा को ज़रूर परेशान कर रहा था, जबकि अम्मा हाजरा और नवीद को उससे कोई मसला न था और न ही कभी किसी बिल्डिंग वाले ने शिकायत की थी। है तो हैरत की बात, इसलिए रुमैसा भी खामोश थी, क्योंकि उसे लगता था कि शायद ये परेशानी उसकी अपनी खुद साख्ता है, वरना दूसरे लोगों को तो बज़ाहिर कोई मसला नहीं कि रिहायशी इलाके में एक अदद कब्रिस्तान भी है। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो अकेले छत पे वॉक कर कर के बोर हो चुकी थी। सीढ़ियों से ऊपर आने वाला साया माला का था। रुमैसा उसे देखते ही खिल गई। रुमैसा ने देखा कि उसकी सफेद रंगत में कदरे पेलाहट घुली हुई थी। वो अपने चेहरे से बीमार और थकी थकी लग रही थी। रुमैसा ने पूछा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है। माला का जवाब हमेशा इतना ही मुख्तसर होता था, फिर भी उसका साथ रुमैसा को काफ़ी अच्छा लगता। वो काफ़ी कम गो सी लड़की, जो शायद फर्स्ट फ्लोर के किसी अपार्टमेंट की रिहायशी थी। यहाँ शिफ्ट होने के बाद से पहले दिन रुमैसा ऊपर वॉक करने आई तो वहाँ माला पहले ही मौजूद थी। दुबली पतली सी ये लड़की रुमैसा को दोस्ती के लिए अच्छी लगी, मगर इन दोनों की दोस्ती सिर्फ छत तक ही महदूद थी। न कभी माला ने उसे अपने घर आने की दावत दी और न ही रुमैसा उसे अपने साथ नीचे लेकर गई। वजह शायद वक्त था, जो ऊपर वॉक के दौरान इतना ज़्यादा हो जाता था कि रुमैसा को अपने घर ले जाना अच्छा न लगा। मूंगफली खाओगी?
वॉक के दौरान रुमेसा अपने हाथ में पकड़ा गरम मूंगफली का लफाफा इसकी जानिब बढ़ाकर बोली, सॉरी, मैं मूंगफली नहीं खाती। अजीब लड़की हो तुम यार, कुछ भी नहीं खाती, न मूंगफली, न रेवड़ी, न ही कोई ड्राई फ्रूट, यहाँ तक के भुने हुए चने भी नहीं खाती। रुमेसा जब भी उसे कोई चीज खाने को देती तो वो हमेशा इनकार करती। रुमेसा जब भी उसे कोई खाने की चीज देती तो वो हमेशा इनकार कर दिया करती थी। रुमेसा को एहसास हुआ कि माला शायद हिंदू है, इसलिए किसी मुसलमान के हाथ का नहीं खाती। उसने इतने माह में आज तक माला से कभी उसके मजहब के मुतालिक न पूछा था, क्योंकि उसे अच्छा न लगता था। हालांकि कई बार उसका दिल चाहा कि वो उससे उस कब्रिस्तान के बारे में पूछे जो उसके घर के करीब ही था। फिर ये सोच करके कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए, वो खामोश हो जाती। अचानक काले रंग का बड़ा सा बिल्ला उनके सामने आन खड़ा हुआ, जो अपनी गहरी नीली आंखों से उसी की जानिब घूर रहा था कि वो खौफजदा हो गई। जबकि माला तो वैसे भी बिल्लियों से डरती थी, जिसका अमली मुजाहिरा कई बार रुमेसा देख चुकी थी। ये कहाँ से आ गया? वो टूटा फूटा जुमला अदा करती रुमेसा के पीछे इस तरह छुप गई। रुमेसा ने चप्पल उतारकर बिल्ले की जानिब फेंकी। वो फौरन पीछे की जानिब भाग गया। उसके भागते ही माला ने सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगा दी। रुमेसा ने पीछे जाकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो सीढ़ियां उतरते ही ऐसे गायब हुई कि रुमेसा को अंधेरे में भी नजर न आई। माला के इस तरह खौफजदा होकर भागने में वो दिल ही दिल में हंसती और नीचे उतर आई। जाने क्यों आज रुमेसा का दिल चाहा वो माला से उसकी जाती जिंदगी के मुतालिक कोई सवाल करे। शायद लाशऊरी तौर पे उसके अंदर ये ख्वाहिश जाग रही थी। रुमेसा को एहसास हुआ कि माला शायद हिंदू है, इसलिए किसी मुसलमान के हाथ का नहीं खाती। उसने इतने माह में आज तक माला से कभी उसके मजहब के मुतालिक न पूछा था, क्योंकि उसे अच्छा न लगता था। हालांकि कई बार उसका दिल चाहा कि वो उससे उस कब्रिस्तान के बारे में पूछे जो उसके घर के करीब ही था। फिर ये सोचकर कि कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए, वो खामोश हो जाती। अचानक काले रंग का बड़ा सा बिल्ला उनके सामने आन खड़ा हुआ, जो अपनी गहरी नीली आंखों से उन्हीं की जानिब ऐसे घूर रहा था कि वो दोनों खौफजदा हो गई। जबकि माला तो वैसे भी बिल्लियों से डरती थी, जिसका अमली मुजाहिरा कई बार रुमेसा देख चुकी थी। ये कहाँ से आ गया? वो टूटा फूटा जुमला अदा करती रुमेसा के पीछे इस तरह छिप गई। रुमेसा ने चप्पल उतारकर बिल्ले की जानिब फेंकी। वो फौरन पीछे की जानिब भाग गया। उसके भागते ही माला ने सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगा दी। रुमेसा ने पीछे जाकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर सीढ़ियां उतरते ही वो ऐसे गायब हुई कि रुमेसा को अंधेरे में भी नजर न आई। माला के इस तरह खौफजदा होकर भागने पे वो दिल ही दिल में हंसती और नीचे उतर आई। जाने क्यों आज रुमेसा का दिल चाहा वो माला से उसकी जाती जिंदगी के मुतालिक कोई सवाल करे। शायद लाशऊरी तौर पर उसके अंदर ये ख्वाहिश पिनप रही थी कि वो जाने माला कौन है। 4 माह से उनकी मुलाकात तकरीबन रोज ही छत पर इस तरह होती, मगर वो ये ना जानती थी कि माला इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पे रहती है, वो क्या करती है, शादीशुदा है या नहीं। ये सोचकर उसने आज अपनी गुफ्तगू का आगाज माला की जाती जिंदगी का इरादा करते हुए पहला सवाल पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन होता है? मतलब? चलते चलते रुककर माला ने हैरत से कुछ इस तरह रुमेसा को देखा कि वो भी थोड़ा सा गड़बड़ा गई। मतलब है कि तुम अकेली रहती हो, तुम शादीशुदा हो या नहीं? इसके सारे जुमले का एक लफ्ज में जवाब देकर वो इस तरह आगे की तरफ बढ़ी कि उसे कुछ मजीद पूछने की ख्वाहिश रुमेसा के अंदर ही दम तोड़ गई। वो बोली, मैं फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 103 में रहती हूँ। रुमेसा के खामोश होते ही शायद माला को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए वो पलटकर उसकी जानिब आते हुए आहिस्ता से बोली। उसी वक्त आसमां पर जोर से बिजली चमकी, साथ ही बादल के गड़गड़ाने की आवाज। जैसे ही माला ने सुनी वो बच्चों की तरह घबरा गई। रुमेसा ने देखा खौफ से उसकी रंगत जर्द पड़ गई थी। वो बोली, मुझे बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत डर लगता है।
बारिश में भीगने से ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा सारा जिस्म जल रहा है। पानी की बूंदें मुझे आग की तरह महसूस होती हैं। आपको पता है आग में जलना कितना हौलनाक है, उसका तस्वुर ही मेरे जिस्म में कपकपी तारी कर देता है। आज पहली बार रुमैसा ने उसको इतना बोलते सुना था, मगर वो क्या कह रही थी रुमैसा बिल्कुल समझ न पाई। उसकी जुबान से निकलने वाले बेरब्त जुमले, कभी कभी तो रुमैसा को ऐसा महसूस होता जैसे वो पागल है। जीते जी खुद को आग में जलते देखना, खूबसूरत जिस्म का आग के शोलों की नजर हो जाना कभी देखा है आपने? उसी पल बादल एक बार फिर से गरजे। माला उसका जवाब सुने बगैर सीढ़ियों की जानिब भागी, जबकि पीछे खड़ी रुमैसा में इतनी हिम्मत न हुई कि आवाज देकर वो माला को रोक सके। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया था माला छत पर न आई थी। बहुत सारी चीजों की तरह बारिश से भी डरती थी, इसलिए वो ऊपर न आई। मगर अब तो वैसे भी पिछले हफ्ते से मुसलसल बारिशें हो रही थी। चूंकि 2 दिन से बारिश बिल्कुल खत्म हो गई थी, फिर भी वो ऊपर न आई। जब शाम में नवीद के साथ बाहर जाते हुए उसने बेख्तियार रुककर फ्लैट नंबर 103 पर नजर डाली, जहाँ बड़ा सा ताला अंधेरे में भी चमक रहा था। उसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं गई हुई है। ये सोचकर वो नीचे उतर गई और फिर गाड़ी में बैठते हुए उसने पहली बार नवीद से माला का जिक्र किया। क्या वो लड़की हिंदू है? क्योंकि नाम से तो ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, मगर शायद वो फ्लैट नंबर 103 में रहती है। वो काफी दिनों से ऊपर भी नहीं आई। फ्लैट नंबर 103, नवीद ने हैरत से दोहराया। तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है, क्योंकि वहाँ तो कोई भी नहीं रहता। वो फ्लैट एक लंबे अरसे से खाली है। अच्छा, फिर हो सकता है मुझे सुनने में गलत फहमी हुई हो। नवीद वहाँ पिछले 1 साल से रह रहा था, इसलिए वो रुमैसा के मुकाबले में बेहतर जानता था कि आस पड़ोस में कौन कौन रहता है। और फिर घर वापस आते ही वो अम्मा हाजरा से माला के मुतालिक पूछ बैठी। पता नहीं बेटा, मैं तो घर से सिर्फ सौदा लेने की खातिर बाहर जाती हूँ, और आस पड़ोस में मेरी किसी से ऐसी दोस्ती कहाँ जो मैं किसी के बारे में कुछ जान सकूं। उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। वो तो सारा दिन घर में ही रहती थी। रुमैसा की समझ में ना आया कि वो माला के मुतालिक किससे पूछे। फिर सोचा हो सकता है कि 1-2 दिन तक वो खुद ही ऊपर आ जाए, मगर ऐसा भी ना हुआ। ये सोचकर वो एक दिन अम्मा हाजरा को लिए नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आन पहुंची, जहां आमने सामने कई फ्लैट बने हुए थे। यहाँ हर फ्लोर पर 10 फ्लैट थे। फर्स्ट फ्लोर के 103 फ्लैट के अलावा तकरीबन सभी लोग आबाद थे। उसकी समझ में ना आया कि वो किसका दरवाजा बजाकर माला के मुतालिक सवाल करे। तजस्सुस, ख्याल, परेशानी, हैरानी। कुछ देर वो खड़ी सोचती रही, फिर नीचे उतरकर मेन गेट की जानिब आन पहुंची, जहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड अच्छी तरह पहचानता था। जैसे ही रुमैसा उसके सामने जा खड़ी हुई, वो जल्दी से उठता हुआ बोला, अस्सलाम वालेकुम बाजी, खैरियत है? वो बोली, दरअसल मुझे एक लड़की के बारे में जानना था। लड़की के बारे में? अब्दुल ने हैरत से उसे देखा और फिर अम्मा हाजरा को। हाँ अब्दुल भाई, फर्स्ट फ्लोर पर एक दुबली पतली सी लड़की रहती है, जो रोजाना छत पर मेरे साथ वॉक करने भी आती है, मगर वो काफी दिनों से आ नहीं रही। अब्दुल ने पूछा, क्या आप उसका नाम जानती हैं? उसका नाम माला है, गोरी सी है, बहुत लंबे बाल हैं। बहुत लंबे बालों वाली लड़की तो मैंने कभी यहाँ नहीं देखी। हाँ, फैसल साहब की बेटी है, फ्लैट नंबर 107 में रहती है। नाम तो मुझे उसका पता नहीं, लेकिन बाल काफी लंबे हैं। एक दफा ऐसे ही मेरी नजर पड़ गई थी। आप वहाँ जाकर पूछ लीजिए, शायद वो आपकी मुश्किल आसान कर दे। अब्दुल की बात सुनते ही वो वहाँ नहीं रुकी, बल्कि तेज तेज चलती फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 107 के सामने आन खड़ी हुई और बिना सोचे समझे बेल पे हाथ रख दिया। कौन? दूसरी तरफ दरवाजा खोलकर बाहर आने वाली एक 40 से 45 साल औरत थी, जो रुमैसा को अपने सामने देखकर थोड़ा सा हैरान हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेस नवीद हूँ। इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे मेरी रिहाइश है। मुझे दरअसल माला से मिलना है।
आहिस्तगी से बोलते हुए जल्दी से उसने अपना मुद्दा बयान किया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगले ही पल उसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक माला उसके सामने आ जाएगी। कौन माला? जवाब उसकी तवक्को के खिलाफ आया था। अब रुमैसा की समझ में ना आया कि वो क्या कहे। एक 16-17 साल लड़की उस औरत के करीब खड़ी हुई। रुमैसा ने देखा उसके लंबे स्याह बाल कमर से नीचे झूल रहे थे, मगर जाहिर है वो माला नहीं थी। मायूसी के साथ साथ वो शर्मिंदा भी हुई। सॉरी, दरअसल मुझे लगा शायद माला इसी फ्लैट में रहती है। नहीं, इस फ्लैट में तो नहीं, यहाँ तो मैं और मेरी अकलौती बेटी रहते हैं, जबकि मेरा ख्याल है कि हमारे फ्लोर पर माला नामी कोई लड़की नहीं रहती। दरअसल मुझे उसने अपने फ्लैट का नंबर 103 बताया था, तो उन्होंने बोला 103 तो पिछले कई सालों से खाली पड़ा है। बहुत साल पहले यहाँ एक फैमिली रहती थी, फिर उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो लोग ये घर छोड़कर चले गए। दोबारा यहाँ कोई नहीं आया। दरवाजे पे खड़े खड़े उस खातून ने रुमैसा को तफसीलन बताना शुरू कर दिया। न चाहते हुए भी रुमैसा पूछ बैठी, कौन सा हादसा? वो खातून बोली, सुना है उनकी जवान बेटी कहीं अचानक गायब हो गई थी। बहुत तलाश किया मगर वो ना मिली। शायद बदनामी से बचने के लिए उसके माँ बाप ये घर छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जाने के कुछ दिनों बाद फ्लैट से उठने वाली बदबू ने सबको अपनी जानिब मतवज्जो कर लिया। जब पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो एक नौजवान लड़की की ताफुन शुदा लाश पड़ी थी। उसकी बदबू ने पूरे मोहल्ले को लपेट में ले लिया हुआ था। वो बोलते बोलते एक पल के लिए खामोश हो गई। रुमैसा ने पलटकर फ्लैट नंबर 103 को देखा, मगर लड़की तो गायब हुई थी, फिर लाश घर से कैसे मिली? रुमैसा ने हैरत से सवाल किया। यही बात तो आज तक किसी के समझ में नहीं आई कि आखिर वो मर्द और औरत कौन थे। क्या वाकया वो उस लड़की के माँ बाप थे जो अपनी बेटी की लाश को इस तरह फ्लैट में छोड़कर भाग गए? पुलिस का ख्याल था शायद वो लड़की वापस आ गई थी, जिसे उसके बाप ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया और लाश को घर में छोड़कर भाग गई। उफ, इस कदर सफाकी! रुमैसा ने खौफ से झुरझुरी ली। हाँ, यही वजह है कि ये फ्लैट दोबारा आज तक आबाद नहीं हुआ। कातिल उसे वीरान करके निकल गए और फिर चाहने के बावजूद कोई उसे आबाद न कर सका। एक डर और खौफ इस फ्लैट के हवाले से ऐसा लोगों में उजागर हुआ कि शायद अभी तक दूर नहीं हुआ। अरे, मैं यहाँ खड़े खड़े ही सब बातें कर रही हूँ, आप अंदर तो आइए। शायद उस औरत को एहसास हो गया था कि पिछले आधे घंटे से वो रुमैसा के साथ दरवाजे पे खड़ी ही थी। नहीं शुक्रिया, मैं अब जाऊंगी। मेरे मियाँ के घर आने का वक्त हो गया है। मासत करती रुमैसा ऊपर आ गई और फिर कई दिन लग गए रुमैसा को वह कहानी बुलाने में, जिसके मुताबिक फ्लैट से जवान लड़की की बदबू वाली लाश मिली थी और शायद उसके इस तरह मारने में सगे बाप का हाथ भी था। दुनिया इतनी जालिम भी होती है भला? ये बात उसे चंद घंटे पहले ही पता चली है, जिसे वो आने वाले कई दिनों तक सोच सोच कर बेहाल होती रही। रुमैसा फ्लैट नंबर 103 का हादसा चंद ही दिनों में बिल्कुल फरामोश कर बैठी, मगर माला की तलाश इसके वजूद के अंदर कहीं इंतजार कर रही थी कि शायद कभी जिंदगी में उसे माला दोबारा मिले। यही वजह थी कि वो बिल्डिंग में आने वाली हर लड़की को गौर से देखती। कभी जो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाना होता तो उसकी मतलाशी निगाहें माला को खोजती रहती। सड़क से गुजरने वाली हर लड़की में वो माला को तलाशती, मगर माला न जाने कहाँ गुम हो गई थी, जो हर बार रुमैसा की तलाश को नाकामी का मुंह देखना पड़ता। उसकी तलाश माला के साथ लगन इतनी सच्ची थी कि एक दिन वो इसमें कामयाब हो गई, मगर ऐसी कामयाबी जिसके बाद कई सालों तक रुमैसा का ये दिल सोचकर कांपता रहा कि उसने माला की तलाश की आखिर इतनी कोशिश क्यों की। वो जाती सर्दियों की एक अंधेरी शाम थी। अम्मा हाजा को सुबह से ही नज़ले जुकाम ने जकड़ रखा था, जिसके बायस सारी जिम्मेदारी माला पर आन पड़ी थी। माला तन्हा थी। अम्मा हाजरा तो रजाई में बिस्तर ओढ़े पड़ी थी। नवीद आलिम ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में
कोयटा गया हुआ था और इस तन्हाई में रुमैसा का दिल बेहद घबरा रहा था। 2 घंटे उसने लाहौर अपनी अम्मी जान और बहन से बात की। फिर जैसे ही फोन बंद किया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बैरूनी दरवाजे के पास से गुजरकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की जानिब बढ़ा है। उसका अंदरूनी लकड़ी का दरवाजा खुला था, मगर उसके बाहर मौजूद ग्रिल को वो हमेशा अंदर से लॉक करके रखती। तन्हाई में उभरने वाले तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने ग्रिल के बाहर झांका। एक बहुत लंबे बालों वाली लड़की तेज तेज ऊपर सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। रुमैसा को लगा वो माला है। वो जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़े उस लड़की के पीछे आन लगी तो ऊपर छत पर जाकर वो लड़की गायब हो चुकी थी। रुमैसा इतनी तेजी से सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आई, सरे शाम ही छत पर अंधेरा छाया हुआ था। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखकर रुमैसा ने जैसे ही सीढ़ियों के करीब मौजूद बल्ब ऑन किया, उसकी रोशनी पूरी छत पर फैल गई। माला माला, ऊपर चढ़ते उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। रुमैसा ने थोड़ा मजीद आगे बढ़कर देखा। चारों तरफ एक हू का आलम था। छत बिल्कुल खाली पड़ी थी। वो एकदम घबरा कर वापस पलटी तो उसका पांव उसी काले स्याह बिल्ले से टकरा गया जो हमेशा माला को खौफजदा कर देता था। बिल्ले ने बिलबिलाकर रुमैसा की जानिब देखा। उसकी चमकती मोटी कांच जैसी आंखों में जाने क्या था कि रुमैसा एक दफा खौफजदा होकर नीचे भागी। कांपते हाथों से ग्रिल का लॉक खोला तो सामने ही अम्मा हाजरा खड़ी थी। बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? नवीद साहिब का फोन आया था, तुम्हारी खैरियत पूछ रहे थे। उन्हें फोन करके जवाब दे दो। बात करते करते अम्मा हाजरा को एहसास हुआ कि रुमैसा कुछ घबराई हुई है। क्या बात है बेटा, सब खैर तो है? जवाबन रुमैसा ने कुछ देर कब्ल वाला सारा वाक़या सुना दिया, जिसे सुनते ही अम्मा हाजरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी बात मानो तो बेटा उस लड़की को भूल जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुमने उसे अपने हवासों पर पूरी तरह सवार कर लिया है। वो तुम्हारे ख्यालों से निकलकर एक शक्ल में ढल गई है जो तुम्हें हर वक्त वही दिखाई दे रही है। मेरा ख्याल है अम्मा अब दुरुस्त कह रही हैं। रुमैसा ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, मुझे शायद वहम हुआ था कि कोई ऊपर गया है, बिला वजह ही ऊपर भागी। शायद दिमाग खराब, और रात के खाने तक वो शाम का वाक़या बिल्कुल भूल चुकी थी। खाना खाकर उसने नवीद से फ़ोन पर बात की, फिर कॉफ़ी बनाकर टीवी के सामने आन बैठी। जब उसी पल हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। रुमैसा कॉफ़ी का कप लेकर अपने कमरे में मौजूद खिड़की के सामने आन खड़ी हुई। अभी उसने पर्दा हटाकर बाहर देखा ही था कि उसे महसूस हुआ ऐन कब्रिस्तान के बीचों बीच कोई खड़ा है। वो जल्दी से खिड़की की आड़ में खड़ी हो गई। शायद कोई चोर या डाकू था, या फिर कोई गरीब कचरा चुनने वाला जो शायद बारिश से पनाह लेने के लिए रात के उसी पल कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था। ऐसे ही वक्त गुजारी के तौर पर रुमैसा उसे देख रही थी जब वो साया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। रुमैसा ने देखा वो एक लड़की थी जो धीरे धीरे चलती रोड पर लगे पीले बल्ब के नीचे आन खड़ी हुई। लंबे स्याह बाल उसकी पुश्त पर फैले थे। वो यकीनन माला थी, जो कि रुमैसा का वहम हरगिज़ नहीं था। उसने जल्दी से खिड़की खोलकर नीचे झांका ताकि माला को आवाज देकर अपनी तरफ मतवज्जो कर सके, लेकिन उसके आवाज देने से कबल ही माला ने बिजली के खंभे के पास खड़े होकर ऊपर देखा तो इतनी दूर से भी रुमैसा को लगा कि माला उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। माला की मुस्कुराहट में न जाने ऐसा क्या था कि रुमैसा खौफजदा होकर थोड़ा पीछे हो गई, जबकि उसी पल माला पलटी और सुस्त कदमी से चलती कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। उसके अंदर दाखिल होते ही फिजा में फैला अंधेरा मजीद गहरा हो गया। रुमैसा ने आंखें फाड़कर चारों तरफ देखा। वो कब्रिस्तान बिल्कुल खाली था। उफ, मेरे खुदाया! खौफ की एक झुरझरी ने उसे अपनी लपेट में ले लिया कि वो खड़े खड़े जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते वक्त माला के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। बारिश की बूंदें मेरे जिस्म पर आग की तरह बरसती हैं। तुमने कभी किसी को जलते हुए देखा है? जलने की तकलीफ। और उसके साथ ही रुमैसा बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसकी अम्मी और नवीद आलम दोनों अस्पताल में उसके पास थे। बकौल नवीद के रुमैसा एक हफ्ते बाद होश में आई थी। वो क्यों बेहोश हुई थी वो ये चाहकर भी
किसी को ना बता सकी, मगर उसकी हालत के पेश नज़र बगैर उसके कहे अपना घर तब्दील कर लिया गया। वो जिंदगी में दोबारा कभी उस तरफ न गई जहाँ आखिरी बार उसने माला को देखा। माला कौन थी, कहाँ रहती थी, ये सब जानने की ख्वाहिश दम तोड़ गई थी, या शायद वो जान गई थी कि माला की हकीकत क्या है। तो यहाँ कहानी खत्म होती है। बताइए आपको ये पुरतजस्सुस कहानी कैसे लगी, और मेरी आवाज़ में कहानी सुनना आपको यकीनन दिलचस्प लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई पुरस्कार कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।